Okay, guys, welcome to this YouTube channel that is Biolog. So, today's lesson is about your structure of nuclear receptor superfamily. In our last video lesson, we discussed about the kind of receptor कि receptors क्या होते हैं और receptor किस तरीके से ligands को receive करके specific signaling कैस्केड को इंड्यूस करते हैं जो कि आपकी बहुत सारी सेल के हम लोग बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सभी बायोलॉजिकल सेल्स की फंक्शनिंग के लिए उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है। ओके, सो लास्ट हमने जो वीडियो लेसन्स में स्टडी किया था रिसेप्टर के बारे में, उसमें हमने बताया था कि दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स एंड सेल सरफेस रिसेप्टर, in which we discuss basics about the intracellular receptor. And in kind of intracellular receptor we discuss about 4 families, in which we include the ligand gated ion channels, the nuclear receptor family, the G protein link receptors, and the kinase link receptors. Okay, so in this video lesson we guys are going to discuss about the nuclear receptor superfamily, which is a very important superfamily if you wanna understand the concept of intracellular receptor, because it is the most abundant class of transcriptional regulator in animals. Okay, and the second class is the G protein link receptors, right? So if we talk about the nuclear receptor superfamily structure, then you can see that here is a little bit description about the nuclear receptors, that how its structure is going to, you will find the structure whenever you study about the nuclear receptor superfamily, because we consider a normal, or we can say that a basic structure which is common almost all kind of nuclear receptor, all the kind of member of nuclear receptor superfamily. Okay, as I told you that it is the first most abundant class of transcriptional regulator in animals, and they regulate diverse functions. बहुत सारी फंक्शंस हैं जो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली रेगुलेट करती है, जैसे कि होम्योस्टैसिस की स्टेट हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म हो गया। ऑलमोस्ट यू कैन से दैट कि जितने भी आपके नेसेसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं सभी को न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली जो है वो रेगुलेट करती है बाय इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम काइंड ऑफ लाइगेंड, जिसमें हम लोग जनरली लाइगेंड न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली के अंदर आपके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स या स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर को स्टडी करते हैं। ऑर्फो रिसेप्टर भी आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली से बिलोंग करता है, राइट गाइस? ओके, सो न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है इनके अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जितने भी मेंबर होंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली के सभी की एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखोगे कि एक एन टर्मिनल होगा, एक आपके पास सी टर्मिनल एंड होगा, है ना। जैसे आप किसी प्रोटीन सीक्वेंस, पेप्टाइड सीक्वेंस को भी अगर आप देखते हो तो उसमें भी आप हमेशा देखते हो कि उसका एक एन टर्मिनल एंड होता है, एक उसका सी टर्मिनल एंड होता है। तो जब हम लोग रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, बिकॉज रिसेप्टर भी आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं या केमिकल प्रोटीन्स होते हैं ना, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो लेसन। सो इफ़ यू guys want to understand the basic concept of receptor, then you can go through that video and you will understand the basic concept of receptors, what are the receptors and what are the main classes of receptors. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। सो जैसे कि आपके हमने बोला कि जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है या जितने भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं या वो प्रोटीन्स होते हैं, राइट। और जैसे कि आपके प्रोटीन्स के अंदर एक पेप्टाइड सीक्वेंस होती है आपके पास, है ना, उस पेप्टाइड सीक्वेंस के अंदर एक एन टर्मिनल एंड होता है, एक आपका सी टर्मिनल एंड होता है। सेम आपकी न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली की अगर आप स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की बात करो तो इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से है कि इसका एक एन टर्मिनल एंड होगा, एक सी टर्मिनल एंड होगा, लेकिन स्पेसिफिक होगा कि एन टर्मिनल एंड है वो लाइगेंड बाइंडिंग शो करेगा, जो एन टर्मिनल एंड होगा उसके अंदर ए बी डोमियन प्रेजेंट होता है। ए बी डोमियन समझते हो कि देखो जब आप न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली की बात करते हो, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए ये आपकी न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एन टर्मिनल डोमियन है, एन टर्मिनल है, और यहाँ पे सी टर्मिनल है, ठीक है। एन टर्मिनल के रीजन में यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होगा दिस इज डीएनए बाइंडिंग डोमियन, और जो सी टर्मिनल एंड में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमियन। ऐसा क्यों बोला हमने बोला डीएनए बाइंडिंग डोमियन, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा न्यूक्लियर रिसेप्टर का ये बाइंड करने वाला है डीएनए सीक्वेंस के साथ।
कौन सी डीएनए सीक्वेंस जिसके फंक्शन को ऑल्टर करना है, जिस जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है, राइट। और ये वाला जो पोर्शन होगा जो सी टर्मिनल एंड की तरफ होगा, ये एंड आपका लाइगेंड के साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करेगा, ठीक है। अगर आप कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखिए, ये इसका एन टर्मिनल एंड है, ये इसका सी टर्मिनल एंड है, यहाँ पे आपका लाइगेंड बाइंड करेगा। और ये जो सी रीजन है ये डीएनए बाइंडिंग के लिए स्पेसिफिक होता है, ये ए बी डोमेन है। तो और ओवरऑल अगर आप बात करो तो एक न्यूक्लियर रिसेप्टर की फैमिली के मेंबर की जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो इस तरीके से होती है कि ए बी डोमेन इज फॉलोड बाय सी डोमेन, सी इज फॉलोड बाय डी डोमेन, and then it will followed by E and F. Okay, and the EF portion, mainly the E portion is specific for the ligand binding, C portion is specific for the DNA binding. Okay, हम लोग इसके बेसिक्स की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ एंटरमिनल एक्टिवेशन डोमेन और AF रीजन। अब जब आप इसकी, हमने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा, आपने इस इमेज के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे एन एंड पर भी और सी टर्मिनल एंड पर भी, दोनों ही एंड पर जब आप न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शंस होती हैं, ठीक है। ये एक्टिवेशन फंक्शंस स्पेसिफिक, हम लोग बाइंडिंग जो बता रहे हैं ना, डीएनए के साथ जो बाइंडिंग होने वाली है, लाइगेंड के साथ जो बाइंडिंग होने वाली है, उसके लिए स्पेसिफिक होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इट कंसिस्ट ऑफ एन टर्मिनल एक्टिवेशन डोमेन और ए बी रीजन। एन टर्मिनल वाला जो रीजन है उसे हम लोग ए बी डोमेन भी बोलते हैं और ए बी रीजन भी बोलते हैं। सेंट्रल में एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होगा और सी टर्मिनल एंड पर एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। देखो नाम ही इसका बता रहा है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, वो डोमेन जो आपके लाइगेंड के साथ बाइंड करने वाला है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन, वो डोमेन जो डीएनए के साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग शो करेगा, है ना। ओके, सो सुपर फैमिली ऑफ न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर की अगर बात करें तो इसके अंदर मेनली आप थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स, आपके स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स, विटामिन D3 रिसेप्टर्स और रेटिनॉइड एसिड रिसेप्टर्स या आपके ऑर्फन रिसेप्टर, इन सभी क्लासेस को न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के अंदर इंक्लूड करते हो, ठीक है। ओके, हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एन टर्मिनल रीजन हमारा ए बी डोमेन को कंसिस्ट करेगा जो कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल है और इसके अंदर कम से कम आपका एक एक्टिवेशन रीजन जो है ट्रांसक्रिप्शनल, एक एक्टिव ट्रांस एक्टिवेशन रीजन जिसे हम लोग AF रीजन भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे ऑटोनोमस ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन्स होते हैं, ठीक है। ए बी डोमेन की जो लेंथ है, अगर आप न्यूक्लियर रिसेप्टर के मेंबर्स को देखोगे तो वेरी करेगी रिसेप्टर टू रिसेप्टर, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइगेंड को रिस्पॉन्स करने वाले हैं उस हिसाब से ए बी डोमेन की जो लेंथ है वो वेरी करती है। बिकॉज ये वेरी करती है आपकी 50 to 500 अमाइनो एसिड की रेंज में, कि आपका अगर मान लो थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर है तो उसके अमाइनो एसिड में ए बी डोमेन की जो सीक्वेंस होगी वो अलग होगी, उसके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर जो होगा वो अलग होगा। स्टीरॉयड के लिए अलग अमाइनो एसिड की सीक्वेंस प्रेजेंट होंगी, है ना। ओके, सो द मोस्ट कंजर्व रीजन इज द डीएनए बाइंडिंग डोमेन। जब आप न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली की बात करते हो तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंजर्व रीजन होता है वो होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जिसे हम लोग सी डोमेन भी बोलते हैं, क्योंकि सी डोमेन के पास एक पी बॉक्स प्रेजेंट होता है, एक शॉर्ट मोटिव प्रेजेंट होता है जो डीएनए की स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उस पी बॉक्स की भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली वो आपकी सीक्वेंस होती है AGGTCA, ओके, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द डायमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिसेप्टर, यानी कि जैसे लाइगेंड बाइंड करेगा वहाँ पे डायमराइजेशन होगा, और ये जो डायमराइजेशन है ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पी बॉक्स इन द डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ओके, सो आगे अगर हम बात करें, हमारे डीएनए बाइंडिंग इज comprised of 2 zinc binding motif that each coordinate a zinc ion through 4 position cysteine। कि आपके डीएनए बाइंडिंग डोमेन के अंदर पी बॉक्स तो होता ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे 2 जिंक बाइंडिंग डोमेन भी प्रेजेंट होते हैं। एक एक्टिवेशन हमने फैक्टर बात करी कि एक एक्टिवेशन ट्रांस एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा वो हमारा एन टर्मिनल रीजन पर ए बी डोमेन में मिलेगा और दूसरा आपका सी टर्मिनल रीजन पर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन में मिलेगा। सो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइगेंड बाइंडिंग containing a ligand regulated AF2 sequence which is necessary for recruiting transcriptional
co-activators. AF1 and AF2 are transactivation function. AF1 is ligand independent and AF2 is ligand dependent. क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि एन टर्मिनल रीजन के ऊपर या ए बी डोमेन के ऊपर आपका लाइगेंड बाइंडिंग नहीं शो करता, वो डीएनए बाइंडिंग शो करता है। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है तो वो आपका लाइगेंड इंडिपेंडेंट ट्रांसएक्टिवेशन फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन AF2 क्योंकि वो आपके लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन में प्रेजेंट होता है और वो बाइंडिंग शो करने वाला है लाइगेंड के साथ, सो ऑफ कोर्स उसका जो फंक्शन है, उसकी जो एक्टिविटी है वो लाइगेंड डिपेंडेंट होगी, ठीक है। DNA binding domain contain the P box. I already explained to you a short motif responsible for DNA binding specificity on sequence typically containing the AGG TCA motif and is involved in dimerization of nuclear रिसेप्टर। ओके, यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये न्यूक्लियर रिसेप्टर की एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल के ऊपर ए बी डोमेन प्रेजेंट होगा, उसके बाद आपका सी डोमेन प्रेजेंट होगा। सी डोमेन इज स्पेसिफिक फॉर द डीएनए बाइंडिंग। डी जो है वो एक हिंज रीजन की तरह काम करता है, एक लिंकेज की तरह काम करता है, जो आपके ए बी डोमेन या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए बाइंडिंग और लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को कनेक्ट करता है। ई रीजन जो है वो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, जो स्पेसिफिकली लाइगेंड के साथ बाइंडिंग शो करेगा। एफ आपका रीजन जो लाइगेंड के बाइंडिंग में हेल्प करेगा, और सी आपका टर्मिनल एंड, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो आपकी होमोडाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और हेट्रोडाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ही लाइगेंड के साथ वो बाइंडिंग शो करते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग के बाद यहाँ पर डाइमराइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके लिए पी बॉक्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये होमोडाइमर और हेट्रोडाइमर दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। हियर इज एग्जाम्पल कि किस तरीके से आपके स्टीरॉयड रिसेप्टर्स और किस तरीके से आपके RXR हेट्रोडाइमर्स जो हैं वो डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं। यू कैन गो थ्रू दिस इमेज एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डाइमराइजेशन इन द फैमिली ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर। ओके okay guys, moving to the next slide. Yes, here is a representation, or we can say that this image I put here to understand the concept of nuclear receptor family, their mode of action. ओके, मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो हमारी फैमिली है, इसको हम लोग मेनली क्लासीफाई करते हैं कि भी ये 3 स्टेप के अंदर काम करती है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप कौन से होंगे? रिप्रेशन, डी रिप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। जितने भी न्यूक्लियर रिसेप्टर हैं वो आपके 3 स्टेप में काम करते हैं। सबसे पहला रिप्रेशन, दूसरा है डी रिप्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ रिप्रेशन, और आपका थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, क्योंकि इन द लास्ट इन्हें सेलुलर इफेक्ट को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है, सेलुलर इफेक्ट को शो करना होता है। तो लास्ट स्टेप इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। रिप्रेशन की बात करें तो रिप्रेशन हम लोग किससे कैरेक्टराइज करते हैं कि न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली में जैसे ही लाइगेंड आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अब देखिए क्या हमने पहले पढ़ा था कि हमने जब अपना लास्ट वीडियो लेसन देखा था रिसेप्टर्स के बारे में, उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं यानी कि न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो लाइगेंड मॉलिक्यूल होने वाला है वो आपका लिपोफिलिक होगा यानी कि लिपिड लविंग होगा। और क्योंकि वो लिपिड लविंग है तो ऑब्वियसली बात है वो मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर सकता है। मेम्ब्रेन को वो मेम्ब्रेन पोर की हेल्प से क्रॉस करके साइटोसोल के अंदर वो एंटर करेगा, और साइटोसोल में जैसे ही वो एंटर करेगा उसकी रिप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। रिप्रेशन को आप कैसे कैटेगराइज करोगे कि इसके अंदर आपके एपोन्यूक्लियर रिसेप्टर काम करेंगे जो रिक्रूट करते हैं को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को, जैसे कि आपका हिस्टोन डायस्टाइलेज एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा क्या है, ये एक हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर है, जैसे कि हमने पहले ही बोला ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन हो गया, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो गया। ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीएनए के साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग शो कर रहा है, और लाइगेंड वाला रीजन आपके को रिप्रेसर के साथ बाइंड कर रहा है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया? रिप्रेशन हो गया, जिसमें को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स का रिक्रूटमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से, जिसके अंदर आपका हिस्टोन डीएसिटाइलेज एक्टिविटी की हेल्प से आपका जो को रिप्रेसर है वो काम करेगा और लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के ऊपर एक्टिविटी अपनी शो करेगा, ठीक है।
दूसरा जो हमने स्टेप बताया वो आपका है डी रिप्रेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ आपका को रिप्रेशर का रिमूवल होगा, उस कॉम्प्लेक्स का रिमूवल होगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जैसे ही आपका रिप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, डी रिप्रेशन होता है, डी रिप्रेशन में क्या होगी, लाइगेंड की बाइंडिंग होगी विच डिसोसिएट दिस कॉम्प्लेक्स, जो आपका को रिप्रेशर का और जो पहले आपका लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन का जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है उसका जो डी रिप्रेशन होगा, यानी कि को रिप्रेशर का रिमूवल, उसका डिसोसिएशन, ठीक है। एंड रिक्रूट अ फर्स्ट को एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन एस्टर ट्रांसफरेज एक्टिविटी, जिसके पास हैट एक्टिविटी होती है विच रिजल्ट इन क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन विच इज बिलीव टू बी नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द टारगेट जीन। ओके, यानी कि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट स्टेप हमारा होगा रिप्रेशन, दूसरा स्टेप होगा डी रिप्रेशन। फर्स्ट स्टेप के अंदर को रिप्रेशर की बाइंडिंग होगी लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ, सेकेंड स्टेप के अंदर हैट एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे आपका जो को रिप्रेशर है उसका रिमूवल हो जाएगा, उसी को तो हमने बोला डी रिप्रेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ रिप्रेशर ग्रुप, को रिप्रेशर ग्रुप, है ना। और ये रिमूवल कैसे होगा, ये रिमूवल होगा बाय द डिसोसिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द को एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, यानी कि हैट एक्टिविटी की हेल्प से को एक्टिवेटर जो है वो रिक्रूट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो आपका डीएनए प्रेजेंट है इसका यहाँ पे क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन हो जाएगा, जो कि नेसेसरी माना जाता है ताकि टारगेट जीन जो है उसका जो एक्सप्रेशन है उसका रेगुलेशन किया जा सके। थर्ड जो हमारा स्टेप होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। तो यहाँ पे आपका जो हेड कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट होगा, एक सेकेंड को एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स की असेंबली होगी विच इज एबल टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद द बेसल ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी एंड द रिजल्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन ऑफ द टारगेट जीन। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो काम करता है। 3 स्टेप में न्यूक्लियर रिसेप्टर काम करते हैं, रिप्रेशन, डी रिप्रेशन एंड आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। रिप्रेशन के अंदर सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जो भी आपका लाइगेंड है वो आपकी न्यूक्लियर पोर को जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके साइटोसोल में एंटर करेगा। साइटोसोल में एंटर करने से पहले वो यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के पास को रिप्रेशर जो होते हैं वो रिक्रूट होते हैं, वो बाइंडिंग शो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका रिप्रेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द को रिप्रेशर। सेकेंड स्टेप है उसका रिमूवल ऑफ को रिप्रेशर, जैसे हम लोग डी रिप्रेशन बोल रहे हैं, और ये किससे होगा, हैट एक्टिविटी की वजह से। बहुत सारे को एक्टिवेटर्स हैं जो आपके साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी हैट एक्टिविटी की वजह से को रिप्रेशर का रिमूवल होगा एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द लाइगेंड, और लाइगेंड की यहाँ पे बाइंडिंग होगी विद द लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, जिससे क्या होगा, क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन होगा। क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन की वजह से डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है वो इजीली डीएनए के साथ बाइंड करके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर पाएगा इजीली। वहाँ पे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट होगा, जिससे एमआरएनए बनेंगे और वही एमआरएनए आपके प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होके पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ हाउ योर न्यूक्लियर रिसेप्टर आर शोइंग देयर फंक्शंस, यानी कि किस तरीके से आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर काम कर रहे हैं। ये पूरा मैकेनिज्म आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा कि 3 स्टेप में आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर काम करने वाले हैं, क्या उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से उनका कौन सा डोमेन किसके साथ बाइंडिंग शो कर रहा है, और किस तरीके से को एक्टिवेटर एंड को रिप्रेशर जो है वो अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है किसी पर्टिकुलर लाइगेंड के रिस्पॉन्स में एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कोड करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं वो इस तरीके से आपके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सो आई होप गाइज दिस विद दिस वीडियो लेसन आपका जो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली का उसकी बेसिक फंक्शनिंग और उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू गाइज फील एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस